बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल भाषा प्रवाह अविरल में। अब हम जो है शेष प्रश्न का हल लेकर आए हैं और इसे हम जल्दी से कर लेते हैं। जो इसका पार्ट 1 की वीडियो थी उसमें जो है समय अधिक लगा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और इस पार्ट में हम जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके समय की बचत भी हो और आपको नॉलेज भी मिल जाए। खंड ख वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। 2 अंक गद्यांश का संदर्भ के लिए, 2 अंक रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए और 2 अंक प्रश्न के उत्तर के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये आपका जो है गद्यांश है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब सबसे पहले इसका पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 10 के मित्रता नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया 2 नंबर का। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश में दिया है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कहा गया है कि कुसंग, कु माने होता है बुरा, संग माने संगति। इसमें आपका कु उपसर्ग भी हो गया है, कु उपसर्ग है। बुरी संगति का ज्वर, ज्वर रूपी बुरी संगति सबसे भयानक होती है। जिसको कुसंगति का ज्वर हो गया उसका कोई इलाज नहीं है। वह क्या क्या कर सकती है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती। यह एक युवा व्यक्ति की नीति और सद्वृत्ति, अच्छी वृत्तियों का, अच्छे आचरण का ही नाश नहीं करती है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है। बुरी संगति उसकी बुद्धि का भी क्षय कर देती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति को भी नष्ट कर देती है। जैसे कि रहीमदास ने भी लिखा है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति बूंद गुण 3, जो जैसी संगत करे तैसो ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र का पानी एक ही होता है, जो कि केले के अंदर जाने पर कपूर बन जाता है और सीप के मुख में जाने पर मोती बन जाता है और भुजंग अर्थात सांप के मुख में जाने पर विष बन जाता है। उसी प्रकार से जैसी व्यक्ति संगत करता है वैसा उसका चित्त हो जाता है। अच्छा, नीचे वाला रेखांकित अंश है, यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यदि इसके विपरीत, यदि व्यक्ति की संगति अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अगर व्यक्ति अच्छे लोगों से मित्रता करेगा तो वह सहारा देने वाली भुजाओं के समान होगी, जो कि उसे लगातार उन्नति के रास्ते पर ले जाएगी। क्योंकि अच्छा मित्र हमेशा व्यक्ति की उन्नति का मार्ग ही बताता है, उसकी भलाई ही करता है। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, कंपनी मेक्स अ मैन ग्रेट। संगति एक मनुष्य को महान बनाती है। अगर वही संगति अच्छी होगी तो हम महान बनेंगे, बुरी होगी तो अवनति के रास्ते पर पहुंचेंगे। अच्छा, ये तो व्याख्या हो गई। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर, कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है। इसका उत्तर आपके पहली पंक्तियों में ही है। कुसंग के ज्वर को इसलिए सबसे भयानक कहा गया है क्योंकि यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में खंड ख है, दोनों में से केवल एक प्रश्न हल करना है। कितना जीवन बरस पड़ा है, यह है आपका गद्यांश। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा। कहानी से कहानी टकराती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी से वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है।
अब इसका संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी कक्षा 10 के अजंता शीर्षक नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। कितना जीवन बरस पड़ा है दीवारों पर। अजंता की दीवारों की चित्रकारी इतनी सजीव है कि जैसे देखते ही लगता है कि ये चित्र बोल पड़ेंगे। जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो, जैसे अजायब घर का भंडार खुल पड़ा हो, जैसे हम किसी अजायब घर में आ गए हैं। कहानी से कहानी टकराती चली गई है, एक कहानी दूसरी कहानी से टकराती चली गई है और कहानी से कहानी निकलती गई है। कहानी क्रूरता और भय की, इन चित्रों के द्वारा क्रूरता और भय की कहानी को भी प्रदर्शित किया गया है। दया और त्याग की कहानी को भी प्रदर्शित किया गया है। हाँ, जैसे हम ले सकते हैं जब देवदत्त ने हंस को बाण मारा तो वह क्रूरता और भय की कहानी है को दर्शाता है। और दया और त्याग की, हंस को जब सिद्धार्थ ने पाया तो वह उसका जो है मरहम और उपचार किए, वह दया से आर्द्र हो गए और उन्होंने उसका उपचार किया। जहाँ बेरहमी है वहाँ दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का भी सोता फूट पड़ा है। जहाँ पर बेरहमी निर्दयता का चित्रण किया गया वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, अर्थात दया का भी चित्रण किया गया है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। जहाँ पाप है वहाँ क्षमा का भी सोता, यानी वहाँ क्षमावान का भी दृश्य दिखलाया गया है। तीसरा प्रश्न है, दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित हैं। दीवारों पर बने चित्र बंदरों से, हाथियों से, हिरणों से और राजा और कंगले की कहानी, विलासी और भिक्षु, और कुल मिलाकर महात्मा बुद्ध के जीवन की सारी कहानियाँ उन दीवारों पर उकेरी गई हैं। अब आगे चलते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क और ख दो खंड हैं जिसमें से केवल एक का ही आपको उत्तर देना है। हम क पहले देख लेते हैं। क में है, निर्गुण कौन देश को वासी। इसका संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ हम इस प्रकार से लिखेंगे। तरीका है, संकेत लिख देंगे, संकेत के बाद निर्गुण कौन देश डैश डैश करके सबय मत नासी। फिर संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी कक्षा 10 के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता साहित्याकाश के सूर्य महाकवि सूरदास जी हैं। व्याख्या देख लेते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे मधुकर, आपका यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है। मधुकर कहीं समझाई सौदे। हे मधुकर, हम आपको कसम देती हैं, आपको शपथ है कि हमें आप समझाकर बताइए। बूझत साँच न हंसी। आप इसे सत्य मानिएगा, इसे हंसी मत मानिएगा। को है जनक कौन है जननी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। आपकी इस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, माता कौन है, और इसकी स्त्री कौन है, और कौन इसकी सेविका है। कैसो वरन भेष है, कैसो किहीं रसमय अभिलाषी। और आपका यह निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, इसकी वेशभूषा कैसी है। किहीं रसमय अभिलाषी, और यह किस रस में अभिलाषी इच्छा रखता है, और इसे क्या पसंद है। पावे गो पुन कियो आपनो, जोरे करे गो गांसी। अगर तुमने हमसे गांसी कपट किया, छल किया, तो पावे गो पुन कियो आपनो, जो तुम हमसे करोगे वही तुम्हें फिर मिलेगा। सुनत मौन भय रहो बावरो, सूर सबय मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इन बातों को सुनकर वह बावरा उद्धव मौन हो गए और उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई, अर्थात उद्धव जी निरुत्तर हो गए। चलिए देखते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ हमने बता ही दिया, व्याख्या भी हो गई। इन पंक्तियों में मधुकर शब्द का प्रयोग गोपियाँ किसके लिए की हैं, तो इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों में मधुकर शब्द का प्रयोग गोपियाँ उद्धव जी के लिए की। अथवा करके खंड ख है, इसका हम देख लेते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, ये है खंड ख का। बढ़ जाता है मानवीर का
रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 हिंदी के झांसी की रानी की समाधि शीर्षक से उद्धृत है। इसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, मूल्यवती होते ही सोने की भस्म यथा सोने से। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि जिस प्रकार से सोने की भस्म सोने से अधिक मूल्यवती होती है, उसी प्रकार से जो वीर रण में अपने को बलि कर देता है, बलिदान हो जाता है, उसका मान और भी बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। हाँ, सोने से अधिक मूल्यवती क्या होती है? इसका उत्तर हो जाएगा सोने से अधिक मूल्यवती सोने की भस्म होती है। क्योंकि सोना आप मार्केट में जाएंगे 55,000 रुपये तोला है, लेकिन सोने की भस्म में जाएंगे तो 1,00,000 रुपये तोला है, सीधे डबल भाव। इसी तरह से वीरों का भी मान होता है, जो बलिदान हो जाते हैं उनका भाव कई गुना बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ जाता है। अब प्रश्न 3 हम देखते हैं। निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रश्न 3 है आपका, ये है, नागरिक बहुकालम यावत् अचिंत्यत परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुं समर्था न अभवत्। इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसमें इसका अनुवाद, नागरिक बहुकालम यावत् अचिंत्यत परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुं समर्थ न अभवत्। नागरिक बहुत समय तक सोचा, लेकिन पहेलिका का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत् अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम न जानाति। इस प्रकार ग्रामीण से बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत् यदि भवान उत्तरम न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। इस प्रकार से उदास मुख लिए नागरिक के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए गए। अथवा माता गुरुतरा भूमि खाद पितो च तरस्तथा मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी त्रिणात्। माता गुरुतरा भूमि, माता पृथ्वी से बड़ी होती है। खाद पितोच्चतर तथा, पिता धन उच्चतर धन तथा, और पिता खात माने आकाश से ऊंचा होता है। मन शीघ्रतरम वातात, मन हवा से तेज है। चिंता बहुतरी त्रिणात्, और चिंता तिनके से भारी है। प्रश्न 4 निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखिए। इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जीवन परिचय देना है संक्षेप में, और किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिख देना है। फिर खंड ख है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। सूरदास, रसखान, मैथिली शरण गुप्त और श्यामनारायण पांडे जी में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देना और उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप कोई श्लोक लिख दीजिएगा जो कि इस प्रश्न पत्र में न पूछा गया हो। जैसे माता गुरुतरा भूमि वाला ये तो पूछ दिया गया है, तो आप अब दूरगामी जो साक्षरो न पंडित अमुख स्फुट वक्ता च योजानात स पंडित, इसको भी लिख सकते हैं। या मंगलम मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणाम कौपिनम यत्र कौशेयम सा काशी के नियते, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, आगे चलिए। प्रश्न संख्या 6, इस साल के लिए इम्पोर्टेंट 4 प्रश्न हमने दिए हैं, और इसके साथ भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिनको अभी अलग से हम आपको बता देंगे, उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। पहला है क वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति। इसका उत्तर होगा वाराणसी नगरी विभिन्न धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। ख पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत्। उत्तर होगा पुरुराज अलक्षेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्। ग चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत्।
ग उत्तर चंद्रशेखर स्वपितॄणां स्वतंत्रः इति अकथयत्। घ मरिष्यतः किं मित्रं भवति, इसका उत्तर होगा मरिष्यतः दानं मित्रं भवति। अब प्रश्न 7, निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी दो के मेल से एक एक शब्द बनाइए। पहला है अधि। अधि, तो अधि से दो आप शब्द बना सकते हैं। अधिकार, आप राष्ट्रगान में प्रतिदिन गाते होंगे जनगणमन अधिनायक, अधिनायक बना लीजिए। अधिगम, आप विद्यालय में जाते हैं अधिगम करने के लिए यानी लर्निंग के लिए, अधिधन गम मिलकर अधिगम हो गया। ठीक है। उप से उपकार, भलाई का कार्य प्रतिदिन बच्चे करते रहते हैं तो उपकार। उपदेश, आप लोग उपदेश सुबह सुबह सुनते होंगे, किसी न किसी संत महात्मा का चैनल खोलेंगे तो उपदेश शुरू होता रहेगा किसी भी चैनल पे। उपहार, किसी का बर्थडे हुआ या फिर किसी फंक्शन में गए तो आप किसी के लिए उपहार देते ही होंगे, तो उप और हार मिलाकर उपहार हो गया। निर से निर्भय, जो किसी से न डरे। निर्जन, सुनसान स्थान। निरपराध, जो अपराधी न हो। सह से बना लीजिए सहयोग। सहपाठी, आप लोगों के सहपाठी बहुत सारे होंगे, याद कर लीजिए, मित्रों को सहपाठी भी कहते हैं। सहमति, सहमति मतलब सर्वसम्मति। सहकार, सहकार आपका आम का पर्यायवाची भी हो जाएगा, इसको बना लेंगे तो सहकार, साथ में कार्य करने वाला, इस तरह से हो जाएगा। 7 का ख, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। प्रत्यय ऐसे शब्द जो किसी शब्द के बाद में आते हैं और उनमें मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। आई, आई भला शब्द से आई, भला में आई प्रत्यय मिलाएंगे भलाई हो जाएगा। पढ़ शब्द से पढ़ाई और कमाई, इस तरह से आप बना सकते हैं। हट, घबराहट, अकुलाहट, हड़बड़ाहट। ता, ता से महान शब्द में ता जोड़ देंगे महानता, कविता, दयालुता। त्व, महत्व, कवि में त्व जोड़ देंगे कवित्व, बंधु में त्व जोड़ देंगे बंधुत्व। ठीक है, इस प्रकार से ये आप शब्द बना लेंगे। ये आपके उपसर्ग और प्रत्यय हैं, इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, हो सकता है परीक्षा में दे दे विकल्प रूप में आपको उपसर्ग या प्रत्यय छांटना रहे तो आप कर सकते हैं। वैसे सबसे आसान है ये पूरे चैप्टर में। अब प्रश्न 8 हम देखते हैं। प्रश्न 8 में है निबंध। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। महंगाई की समस्या, दूसरा हमारी वन संपदा, तीसरा विज्ञान और मानव जीवन, चौथा यातायात नियमों की दैनिक जीवन में उपयोगिता। और इनके अलावा भी आजकल जो है नए टॉपिक, नए मुद्दों पर निबंध पूछा जाता है, जो कि ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जो आज की हमारे देश में चल रही समस्याएं हैं, जो आज की युवा पीढ़ी की समस्याएं हैं। तो आप को अगर उनके बारे में सामान्य जानकारी भी है तो आप उन पर निबंध बहुत बढ़िया लिख सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अपने वातावरण के इर्द गिर्द जो भी सामान्य समस्या है उससे परिचित रहें, समाचार देखें कि कोई भी नया टॉपिक आए तो आप उस पर निबंध लिख सकते हैं। अच्छा, निबंध लिखने के लिए कुछ नियम हैं सामान्य से, हालांकि आप लोगों को पता होंगे। निबंध लिखने के लिए सबसे पहले हमको रूपरेखा तैयार करनी होती है कि हमको कितने पॉइंट्स पर निबंध लिखना है। अच्छा, रूपरेखा में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 प्रस्तावना और लास्ट वाला उपसंहार। प्रस्तावना में हमें सामान्य परिचय देना होता है जिस भी विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं, और उपसंहार में जितना भी हमने लिखा है उसका सारांश लिख देते हैं, और भविष्य में जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं उसका भविष्य क्या है, भविष्य में उस पर क्या हो सकता है, थोड़ी सी 1-2 लाइन प्रकाश डालते हैं। इसके बाद हाँ, एक चीज़ और देखिए, आजकल के बच्चे कुछ गलतियां करते हैं। हम लोग पेपर में जब जाते हैं कक्ष निरीक्षक के रूप में तो प्रायः देखते हैं ये सारी गलतियां होती हैं। अब जैसे बच्चा इस तरह से उत्तर, एक कॉपी है आपकी बोर्ड की, तो पहले इधर से एक लाइन मारेगा, यानी कि 4 अंगुल इधर का पन्ना गया और इधर 4 अंगुल इधर का गया। ठीक है,
अब बीच में इतने में उनको लिखना है, इतने में भी वो इसमें कम से कम 8-10 शब्द नहीं लिखेगा, 4-5 शब्द में ही उनकी एक लाइन हो जाएगी। जैसे विज्ञान और मानव जीवन प्रस्तावना, ये 3-4 शब्द हमने लिखा है, इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से वो पन्ना भरने का प्रयास करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका एग्जामिनर पर बिल्कुल गलत इम्पैक्ट जाता है, इसकी मार्किंग बढ़िया नहीं होती है। बल्कि आप घना घना लिखिए, 4 लाइन लिखिए, बस उसका नंबर मिलेगा। लेकिन आप इस तरह से 4 पन्ना भर देंगे तब भी उसकी मार्किंग बढ़िया नहीं होगी। 8 अंक का है, आप 4 पन्ना भरेंगे तो 1-1 अंक केवल मिलेंगे, या तो 3 अंक मिल जाए, बस इस तरह से। आप 2 पन्ना भरिए, 8 में से 6 अंक मिलेंगे, लेकिन उसका लिखने का तरीका होना चाहिए। आपको पहली बात ये चीज़ नहीं करनी है, गलत इम्पैक्ट है इसका। और इतना हाशिया नहीं छोड़ना है, कम से कम बस 2 अंगुल 3 अंगुल काफ़ी है। और आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लाइन भरने का प्रयास कीजिए। बीच में गैपिंग कम करिए, जो बीच में गैपिंग है एक हिसाब से होना चाहिए, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और एक चीज़, अगर आपके पास समय की कमी है निबंध लिखने के लिए तो बता दें तरीका। फटाफट आपके पास अगर 15 या 10 मिनट समय है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 पेज लिख सकते हैं 10 मिनट में। करना क्या है, आप जो भी रूपरेखा है फटाफट हेडिंग डाल दीजिए। जैसे हमने प्रस्तावना डाल दी, 4 लाइन छोड़ के दूसरी हेडिंग, फिर 4 लाइन छोड़ के दूसरी, 4 लाइन छोड़ के, फिर 4 लाइन छोड़ के, 1 पेज हो गया। फिर दूसरे पेज पे उसी तरह 4-4 लाइन छोड़ के बस करते जाइए। अगर एक लाइन में आप 10 शब्द लिख रहे हैं, 4 लाइन में 40 शब्द हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप कम से कम 200 शब्द लिख सकते हैं 2 पेज में। और 200 शब्द में अगर आपने ठोस चीज़ लिख दिया तो आपका पूरा नंबर हो जाएगा। लास्ट आपका है खंड काव्य। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए, ये आपके जिला के अनुसार है। अपने अपने आपके ज़िला में जो भी खंड काव्य चल रहा है उसके आधार पे आपको उत्तर देना है। खंड का है आपका जय सुभाष खंड काव्य के अंतिम स्वर का सारांश लिखिए। दूसरा प्रश्न है जय सुभाष खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। फिर ख में है तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ की प्रतिज्ञा स्वर का सारांश लिखिए। सेकेंड, तुमुल खंड काव्य के किसी मार्मिक स्थल का वर्णन कीजिए। ग, कर्मवीर भरत खंड काव्य के आदर्श वर्ण स्वर का सारांश लिखिए। सेकेंड है कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथावस्तु का सारांश लिखिए। घ का पहला मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ स्वर का कथानक लिखिए। फिर दूसरा है मुक्तिदूत खंड काव्य के तृतीय स्वर के आधार पर अंग्रेजों की निर्ममता का विवरण लिखिए। ङ का फर्स्ट मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर पृथ्वीराज का चरित्र चित्रण कीजिए। च का पहला ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य के कथानक का सारांश लिखिए। छ का पहला मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम स्वर का सारांश। दूसरा, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संघर्ष स्वर का सारांश लिखिए। ज का पहला है कर्ण खंड काव्य के आधार पर द्युत सभा प्रसंग का वर्णन कीजिए। दूसरा है कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। झ फर्स्ट, अगर पूजा खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। सेकेंड, अगर पूजा खंड काव्य के पंचम स्वर का सारांश लिखिए। प्राय जितने भी खंड काव्य हैं उनमें से आपको उस खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण प्रमुख रूप से तैयार कर लेना है। और जिस सर्ग की कथा पूरे खंड काव्य में सबसे अधिक प्रभावित करती हो या मार्मिक हो उसको याद कर लीजिए। बस आपको एक न एक हल करना होगा, आपका हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों को भी बता दीजिए, क्योंकि समय बहुत अधिक नहीं है। 14, 15, 16 2 दिन का समय बचा है। 2 दिन में जो भी बच्चे हैं अच्छी तरह से तैयारी कर लें कि अच्छे मार्क हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति की जो संस्कृत का उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् के साथ ही यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।